हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द आइडियल स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 13, नाम ध्वनि या साउंड। आपने विद्यालय में आपने अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि क्लास या पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप सुनकर भी आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल देखा होगा या फिर खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ी को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बांधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि समीप कोई खिलाड़ी है? ध्वनि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। हमारे चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। आपने अपने आसपास सुनने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाएं। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ये चित्र देखेंगे आप। कुछ वाद्य यंत्र। तो अपना पहला पॉइंट 13.1, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपित वस्तुओं द्वारा। तो कंपन कैसे कहते हैं अभी देखते हैं। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो, छूकर देखिए। आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे न छूकर देखिए। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? जैसे आप ये चित्र देख सकते हैं 13.2, एक पुतली कढ़ाई पर चोट मारते हुए। तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा? कंपन। चित्र आप 13.3 देख सकते हैं, रबड़ के छल्ले को कर से यानी खींचना। तो अब इसके आगे आपने डेफिनेशन आ दी है कि कक्षा 7 में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। जब घसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित यानी अलग खींचा करते हैं तो बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। तो ये क्या हो गया कंपन के बारे में। आप चित्र ये देख सकते हैं आप चित्र 13.4, कंपन कंपित थाली जल में तरंग उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में यह अत्यंत हमें आसानी से दिखाई जाती है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। तथापि इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते। चित्र देख सकते हैं सितार का चित्र एक। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए, उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, शेष सारणी को पूरा कीजिए। तो ये सारणी आप देखेंगे 13.1, वीणा। तो इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग होता है तन्नित डोरी या तार। तबले में तन्नित झिल्ली, बांसुरी में वायु स्तंभ। ऐसे आप और इनके नाम लिखेंगे और उनके उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग लिखेंगे। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ, घटम तथा नूट यानी मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या घात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मंजीरा और ये घटम। अगला हमने ये चित्र देखेंगे चित्र 13.7, जल तरंग। तो इसमें आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें जो बच्चा है उसने छः गिलास लिया, उनमें पानी की मात्रा जो अलग अलग हो रही है और उन्हें बुझा रहा है। तो उसने लगाया धातु के 6 कटोरे या गिलास लीजिए, इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल से बढ़ते स्तर पर भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरे पर धीरे से एक के बाद एक पर घात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह जल तरंग है। यह आपका जल तरंग है। अब इम्पोर्टेंट लाइन, जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार ही नहीं ध्वनि नहीं सुनाई देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंग की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। तो ये पहली कुछ कह रही हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? आइए देखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कंठ के बारे में। तो इसमें 13.2, मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मानव में जो ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा
भौरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्र 13.7 के अनुसार आपने अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाक्यांत या कंठ यानी लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखकर तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह वाक्य कहलाता है वाक्यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच से वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जितने देखते हैं मानव में वाक्यंत्र। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आप ये चित्र ए और बी आपने ये बना के देखे होंगे। जब दो कागजों की वो लेके इसमें हवा देंगे तो इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये येलो कलर का डिब्बा देखें। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है जबकि महिलाओं के लगभग 15 mm छोटे होते हैं, सॉरी 5 mm छोटे होते हैं यानी 15 mm। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों महिलाओं तथा बच्चों के वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। तो पुरुषों की कितनी होगी 20 mm और महिलाओं की यानी 5 mm यानी 15 mm। अब अगला अपना पॉइंट है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अभी जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारते हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। आपके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंची, यानी उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंची। एक प्रैक्टिकल कर दिखाया है। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन, याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने मित्र सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने को कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। जब गिलास के किनारों को आप अपने हाथों से सटा कर पकड़िए। जब अब अपने मुंह को हाथों के बीच खाली जगह पर सपाट कीजिए। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। तो आप इन्हें देख सकते हैं। इन दोनों चित्रों में बता रहा है कि अभी इसमें आवाज़ आएगी। अब जैसे ही आप दबा दोगे क्योंकि इसके अंदर वायु नहीं होगी तो ये क्या आवाज़ कम आएगी या फिर दब जाएगी, बहुत सामान्य आएगी क्योंकि माध्यम नहीं है, वायु काम कार्य नहीं करेगी। इससे क्या होगा, ध्वनि कम आएगी। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए कहिए। संकेत कीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचते ही घंटी पर ध्वनि कोई हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? तो ये हमने पहले बताया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने का कोई संबंध है? बिल्कुल। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु को पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में क्या हो गया, निर्वात यानी वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? आइए ज्ञात करें। तो ये प्रैक्टिकल, इसमें एक बाल्टी में वो भर लेंगे पानी और उसके अंदर घंटी बजाएंगे तो उसमें आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि उसके लिए माध्यम है क्या है, पानी। अब आइए देखिए, पहले कुछ करिए। आहा, तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संकेतों का आदान प्रदान पाते होंगे। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। आइए ज्ञात कीजिए क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है? तो चित्र आप देख सकते हैं। ये एक साइड से बजाएगा डंडे को तो जो दूसरी साइड से उसने कान में लगा रखा है तो उसमें ध्वनि जाएगी क्योंकि उसके लिए माध्यम क्या है, ठोस। एक और चित्र आप देख सकते हैं। ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। जैसे टेबल बजाएगा तो दूसरी साइड क्या आएगी, आपको लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के किनारे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे से खरोंचने के लिए कह कर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। आपने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों से भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए। क्या यह आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों के गमन कर सकती है? तो कह सकते हैं। चित्र आप देख सकते हैं, खिलौना टेलीफोन। अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तु यानी जो कंपित है वस्तु है ध्वनि उत्पन्न करती है। यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचित हो सकती है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? तो पता पड़ गया, माध्यम की जरूरत होती है, कंपायमान होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन हम सुनते कैसे हैं? तो आगे 4, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो कैसे सुनते हैं हम? कानों द्वारा। तो कान को पढ़ेंगे। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फन जैसी होती है। फनल यानी जो पानी भरने की जो आती है ना, वो केरोसिन तेल, वो फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इनमें से प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनी रहती है। क्या कहते हैं? कर्णपट है। क्या कहते हैं? कर्णपट है या फिर ईयर ड्रम। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपट क्या कार्य करता है, आइए इनकी एक
डिब्बे का कर्णपट बनाते हैं। तो ये आप चित्र दे सकते हैं, इसे मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये बच्चे ने एक डिब्बा लिया टिन का और एक ऊपर रबड़ का बोला लिया बड़ा, और ये नीचे से हवा देगा तो ये हिलने लग जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो कर्णपट है वो कार्य करता है। जैसे ध्वनि इसके अंदर आती है तो ये हिलने लग जाता है। कर्णपट एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटे को कंपित करते हैं। कर्णपटे कानों को अंतर कर्ण में भेज देता है, यानी इनर ईयर में भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये कर्णपट है, इससे जुड़ी हड्डियाँ हैं, मेलस, इनकस और स्टेपिस, और ये संकेतों को आप पहुँचा देती है मस्तिष्क तक। आप एलियन कुछ कह रही हैं। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटे को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। तो ये सही बात है। अगला पॉइंट है 13.5, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। अभी जो हमने कंपन पढ़े थे उनका आयाम क्या होगा, यानी आयाम बोले तो एक साइज, आवर्तकाल यानी फ्रीक्वेंसी टाइम, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति में करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसकी आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप आगे देखें। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। यानी एक सेकंड में जितने दोलन हो जाएंगे उसे क्या कहते हैं हम? आवृत्ति। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। इसका संकेत एच जेड होता है। एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, यानी एक हर्ज में एक दोलन एक सेकंड में हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? ये आपका सवाल है। आप इसे करके बताएंगे मुझे और आंसर कमेंट में लिखेंगे। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप उनके सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों, जब उन्हें क्या पहचान पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक हैं जो इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि को दो महत्वपूर्ण गुण हैं। यानी जो आयाम है, यानी जो किसी वस्तु का साइज है, और जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो ध्वनि के क्या है, दो महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या यह ध्वनियों में अपने आयामों या आवृत्तियों में आधार पर अंतर कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगला अपना पॉइंट है प्रबलता तथा तारत्व। तो इसमें थर्मोकोल की गेंद से कंपाउंड ग्लास चित्र देख सकते हैं आप। इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच की जोर से आघात कीजिए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। यह गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है। बिल्कुल। जब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद टकराए तो गिलास को कंपित कराए। देखिए कि गेंद कितनी दूरी तक विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करेगी? आयाम पर। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक हो जाता है तो उसमें उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता प्रबल हो जाती है। आयाम अधिक तो प्रबल अधिक। जब आयाम कम हो जाता है तो उत्पन्न ध्वनि कैसे जाती है? मंद हो जाती है। तो इसे आप समझ सकते हैं, आयाम यानी साइज। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए और दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम अधिक है? आप इसे देखें, इंपॉर्टेंट है डिब्बा बहुत ज़्यादा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयामों के वर्ग के समानुपाती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणांक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिमल मात्रा यानी डीबी से व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित सारियों स्रोतों में आने वाली ध्वनि प्रबलता को बोध कराती है। देखिए, सामान्य पुष्पसाट का जो प्रबलता है वो 10 डेसिबल है। मंद पुष्पसाट की सामान्य श्वास की जो है 10 डेसिबल प्रबलता है। मंद पुष्पसाट की 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत में 60 डेसिबल तक होती है प्रबलता। व्यस्त यातायात में 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री उसमें 80 डेसिबल होती है। अब इसके लिए 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक हो सकता है। इससे सिर में दर्द वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ध्वनि की प्रबलता इसके आयामों पर निर्भर करती है। हम पहले देख चुके हैं। जब किसी कंपनी वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, ये भी हम देख चुके हैं। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। ये दोनों चीज़ हम देख चुके हैं। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इनमें कोई अंतर होता है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों फिर भी उनमें कुछ भिन्नता आएगी। आइए देखें। बूझो, मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है? क्योंकि जो कंठ है उसके आयाम की वजह से। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता और तारत्व को निर्धारित करती है, जबकि जो आयाम था वो किसी निर्धारित करता है? प्रबलता को। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो यह कहते हैं कि ध्वनि कैसी? तीखी। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्व कम होता है या फिर तीक्ष्णता कम होती है। अब आप दोनों चित्रों को देख सकते हैं। ध्वनि की आयाम अधिक है और सीटी का आयाम कम है तो आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, और ऊपर वाले में आवृत्ति
कम है, तो आवृत्ति कम है तो जो आवाज़ है वो कैसी है, तारत्व कम है, यानी तीखापन कम होगा ढोल में, जबकि सीटी में जो तारत्व यानी तीखापन ज़्यादा होगा। ये ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसीलिए कम तारत्व ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक हो जाती है यानी होती है और इसकी अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दाढ़ का तारत्व मंद होता है। यद्यपि शेर की दाढ़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल है। यह आप एकदम सरल उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। मैंने पहले बताया ढोल के जो आयाम है वो अधिक है, लेकिन तारत्व क्या है, कम। सीटी का आयाम कम है, लेकिन आवृत्ति क्या है, अधिक, इसीलिए वो तीखी है, वो धीमी। ऐसे ही शेर का उदाहरण में देखेंगे, शेर की जो दाढ़ है उसमें तारत्व तो तीन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की है तथा अधिक तीखी है। आवृत्ति अधिक होगी तो वो तीखी अधिक होगी। अब अगला पॉइंट अपना श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ, यानी श्रव्य मतलब सुनने वाली और अश्रव्य जो सुनी नहीं जाती हूँ। तो हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियों को सुन सकते हैं? जी नहीं। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकते। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्तियों की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों का अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उधर लगभग 20,000 हर्ट्ज यानी 20 के हर्ट्ज या फिर 20,000 कंपन पर सेकंड से अधिक की आवृत्तियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। अतः मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियाँ वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। अभी इस टिप्पणी को देखते हैं। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियों की ध्वनियाँ भी सुन सकते हैं। कुत्तों की यह क्षमता है। पुलिसकर्मियाँ उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिससे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन सकते। जाने माने पराश्रव्य ध्वनियाँ अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सक के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो अगला अपना पॉइंट है 17.7 शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या सभी ध्वनि सदैव सुखद होती हैं? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं, जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में एक निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको बसों और ट्रकों की हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? जी नहीं। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। जो हमें परेशान करती हैं शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलने लगे तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? शोर। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को आनंद से लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है, तो ऐसी ध्वनि क्या कहते हैं? सुस्वर ध्वनि। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न सुस्वर ध्वनि कहलाती है। जो हारमोनियम वगैरह उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसे कहलाती है? सुस्वर ध्वनि। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुस्वर ध्वनि कहलाती है। यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी यह संगीत रहेगा। क्या क्या यह लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी ये संगीत रहेगा? नहीं। ये क्या कहलाएगा? शोर, क्योंकि हमारे कानों को क्या पहुंचा सकता है? कष्ट। अगला अपना पॉइंट है 13.8 शोर प्रदूषण। शोर एक प्रदूषण की तरह भी कार्य करता है। देखिए कैसे। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानते हैं। वायु में अवांछनीय गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। क्या आप शोर प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? शोर प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं क्या क्या हैं? वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों की घटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत शोर उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न या ट्रांस रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूल यानी एसी, सभी शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अगला अपना पॉइंट है शोर प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं। अब इससे हानियाँ क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? इनमें से पहले अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। शोर प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। शोर को नियंत्रित करने के लिए हमारे शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में युक्तियाँ यानी साइलेंसर लगाने चाहिए। आवासीय क्षेत्र में शोर प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ये अगला क्वेश्चन है अपना, आंसर देखेंगे।
शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्र से दूर संचालित करना चाहिए। शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनियाँ आवासों तक ना पहुँचे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है श्रवण क्षति, यानी सुनने में हानि। पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले होती है, प्राय जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट, उम्र के कारण होती है। यह श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी सांकेतिक भाषा का सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसीलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी व्यक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। धन्यवाद।